अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल तकरीबन 107 से 8 दिन बाद जाकर एक चैनल यूट्यूब पर डकी भाई, जिस पर वीडियो 107 से 8 दिन बाद जाकर अपलोड होती है, और डकी भाई उस वीडियो के अंदर आकर अपने साथ गुजरा हुआ 100 दिन की सारी कहानी सुनाते हैं। 100 दिन के अंदर उनके साथ जितना जुल्म किया गया, जितना उनके साथ इदारों ने कोऑपरेट किया, और कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने नाइंसाफ़ी की, उसके बारे में सारी कहानी डकी भाई सुनाते हैं। इस 100 दिन के वाक़ये के अंदर हमने ये चीज़ें नोट की कि डकी भाई के साथ खड़े होने वाले चंद आध लोग थे जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसके साथ दिया, लेकिन उसको डुबाने में बहुत लोगों का हाथ रहा, और कुछ हद तक डकी भाई के साथ पर्सनल दुश्मनी निकाली गई। डकी भाई ने 100 दिन का जब वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा कि मुझे जब गिरफ़्तार किया गया एयरपोर्ट से, तो मेरे वहम गुमान में नहीं था कि मुझे कहाँ पे लेके जाया जाएगा और मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया। जबकि एनसीसीआईए ने डकी भाई को गिरफ़्तार करके अपने ऑफिस लेके गए, तो वहाँ पर उन पर तशद्दुद जाते साथ ही उन पर तशद्दुद शुरू किया गया। उनको थप्पड़ मारे गए, उन पे तशद्दुद किया गया, उनसे सवालात पूछे गए। जबकि डकी भाई ने इसके जवाब में ये कहा कि मैंने उनको हर चीज़ क्लियर बता दी, और उनको जो जो उनको रिक्वायरमेंट थी मेरे से, पासवर्ड्स वगैरह मेरे फ़ोन के, मेरे लैपटॉप के, मेरे जीमेल्स के, मेरे अकाउंट्स के, जितने भी फर्दर ऑफ यानी कि उनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी मुझसे, मैंने उनको प्रोवाइड की। मैंने उनको किसी भी चीज़ से रोका नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं देनी आपको। मैंने उनको हर चीज़ प्रोवाइड की, क्योंकि वो तकरीबन पाकिस्तान के हर इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाह रहे थे वहाँ पे। तो डकी भाई का कहना ये था कि मैंने जब उनको हर चीज़ कोऑपरेट की, तो उन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया। और ये सबसे बड़ा जुल्म ये यहाँ पर नाइंसाफ़ी इंसान के साथ वहाँ पे की गई कि जब आपको हर चीज़ वो इंसान प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका काम नहीं बनता उसको मारने का। आपने दिया उसका जिस्मानी रिमांड, 23 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया आपने अदालत से पहले। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी कि 23 रोज़ा जिस्मानी रिमांड एक गैम्बलिंग केस के ऊपर आप ले रहे हो, जिस पे बनता ही नहीं है। कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून ही नहीं था कि गैम्बलिंग केस के ऊपर, और आप उसके बारे में 23 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले रहे हो, जिस पर कि आपको एक कातिल का 23 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता। एक जिसे कत्ल किया उसका आपको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिलता है, 5 से 7 रोज़ा, उससे ज़्यादा आपको जिस्मानी रिमांड उसका नहीं मिलता। और यहाँ पर उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की गई कि 23 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उसका मंजूर हुआ वहाँ पर, और उसको एनसीसीआईए के ऑफिस दोबारा भेजा गया, और उस पर 23 दिन तशद्दुद किया गया। 23 दिनों के अंदर उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, उसकी फैमिली को डराया धमकाया गया, उसकी फैमिली से पैसा लूटने की कोशिश की गई। हर तरीके से उनको लूटने की कोशिश की। सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने कि उनको साथ इतनी नाइंसाफ़ी करके, और उसके बाद धमकाया उनको, उनकी फैमिली को, और ब्लैकमेल करते हुए, यानी कि उनसे पैसा वसूल करना चाह रहे थे। और जो कि डक्की भाई ने आके ये भी बीच में बात की कि जब बीच में खबर चली $3,26,000 के बारे में, $3,26,000 कि हमने इनसे बरामद किए, उसके बारे में डक्की भाई ने आके क्लियर चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बताई मुझसे बरामद नहीं की गई, मुझसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई गई, जबकि मैंने सबके सामने जब रोला डाल दिया इस चीज़ के बारे में, तो इनको मजबूरन अदालत के अंदर वो ये डालना पड़ा कि हमने इससे वसूली की है ये, और उनकी नीयत वसूली वाली नहीं थी। जाहिर सी बात है वो वहाँ बैठे हुए थे, उनका काम था आपसे पर्सनल दुश्मनी निकालना। नहीं तो पर्सनल दुश्मनी अगर ना होती, तो एक बच्चे को कहकर गालियाँ आपको ना दिलवाई जाती वहाँ पर। एक गालियाँ जो दिलवाने का मकसद था, वो अपनी पर्सनल भड़ास निकालने का मकसद था उस इंसान का, जो कि सरफराज चौधरी था, एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए का, जिसने ये सारा कुछ काम किया इनके साथ। इनकी फैमिली को टॉर्चर किया, इनकी फैमिली को डराया धमकाया, और इसके साथ तशद्दुद करवाया इसके साथ, और इसको हर तरीके से इसके ऊपर पर्चे डालने की कोशिश की कि ये इस पर केस, ये एफआईआर हो जाएगी, ये वाली एफआईआर इस पर हो जाएगी, ये वाला केस हो जाएगा, इसकी फैमिली पे केस हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो इंसान अपने यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, वो आपसे, कोई आपसे मांग रहा है आके, उसको लोग दे रहे हैं, उसको लोग देखते हैं, उसके चाहने वाले हैं, वो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, ना कि वो आपसे ले रहा आके, वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो लोगों को हंसा रहा है, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, वो उसके बदले अपने पैसे ले रहा है जो कि यूट्यूब उसको प्रोवाइड कर रही है, ना कि आप उसको दे रहे हैं, और वो जायज़ तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक गैम्बलिंग का मामला, तो वो भी आप भी लोग भी जानते हैं कि कितने बड़े बड़े इदारे हैं गैम्बलिंग वाले, जो इस टाइम गैम्बलिंग को प्रमोशन कर रहे हैं गैम्बलिंग की। तो वहाँ पे आपका हाथ नहीं डलता, वहाँ पे आप जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ अगर हाथ डालेंगे तो अपने हाथ यहाँ पे छिले जाएंगे। लेकिन जो एक बिग ब्रदर नाम लिया डक्की भाई ने, उसने इनके साथ जितना कोऑपरेट किया, इनकी पूरी जो उसकी हिस्ट्री थी उसको तब्दील किया, जो कि लग रहा था, ऐसा लग रहा था
कि डकी भाई जैसा अरेस्ट हुए थे, जिस्मानी रिमांड गया, उसके बाद जुडिशनल रिमांड गया, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इनकी रिहाई बहुत मुश्किल होती जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। बहुत मुश्किल है कि डकी भाई वापस नजर आए हमें वापस आते हुए, यानी कि उनको उनका छूटना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन ये जो बिग ब्रदर नाम है, इसने, मैं कहता हूँ, कानून एक पाकिस्तान में कोई अच्छा होने का साबित दिया है कि इसने कहा कि हर इदारे से साबित किया कि हर इदारा बुरा नहीं होता। वैसे स्पेशली कोई इदारा बुरा नहीं होता, वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे काम करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। हर इदारे के अंदर अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। बुरे लोगों की वजह से हर इदारा बदनाम होता है हर जगह पर। अगर वो अच्छे लोग हर जगह मिल जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, और जब वो बुरे लोग मिलते हैं आपको, तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं वहाँ पे आके। बात करते हैं, वापस आते हैं। डकी भाई ने कहा कि $3,26,000 मुझसे अपने अकाउंट के अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र किए, जबकि नाम ये लिया कि हम आपके सेफ्टी के तौर पर रख रहे हैं और हम ये अदालत को पेश कर रहे हैं। हम अपने, यानी कि ऐसे चाहिए कि अकाउंट निकल कर जाते हैं तो अलग बात थी ना, उसने बंदे ने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए, जो कि पाकिस्तानी मालियत के मुताबिक 9,13,40,000 बनता है, जो कि पाकिस्तानी मालियत के मुताबिक इस टाइम बनता है 9,13,40,000 रुपया, जो कि उस इंसान ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने मेहनत से इतने कमाए हों उसको ये चीज़ बहुत चुभेगी। 9 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, पाकिस्तान में रहने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी मालियत है ये वाली। और उसकी मेहनत की कमाई अगर आप अपने अकाउंट में डाल रहे हो, बताया भी कुछ नहीं आपने, कोई आप उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो कि किस रीज़न, कोई रीज़न नहीं दे रहे हो कि किस बिना पे आपने ये चीज़ उससे ली है, तो आप वो चीज़, वो इंसान बार बार शोर मचाएगा नहीं मचाएगा, वो तो अपने कहेगा कि ये चीज़ क्यों आपने मुझसे ली है। यहाँ पे कोई और इंसान हो तो वो तो अपने आप को खुदकुशी वहाँ पे कर ले कि भाई मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों मुझसे पैसे लिए गए। अगर आपकी जो भी था मामला, जो भी कार्रवाई वगैरह थी आपने करनी थी, डकी से करनी थी, सादुर रहमान से करनी थी, तो उसके बावजूद आपने उसके घर वालों से इतना बुरा रवैया रखा। आपने उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया, आपने उनके घर वालों को मेंटली तौर पर डिस्ट्रैक्ट किया, बल्कि उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए तमाम घर वालों के, जबकि आपका अपना मामला था, उस इंसान के साथ मामला था, उसका अकाउंट बंद किया तो करते तो आप, ये जायज़ था काम। लेकिन जब आपने वहाँ पे घर में आप, यानी घर वालों को, तमाम लोगों का आपने अकाउंट बंद किए, तो ये चीज़ नाइंसाफ़ी में आती है, क्योंकि ये चीज़ किसी भी कानून में इजाज़त नहीं है कि आप घर वालों के सारे अकाउंट्स बंद कर दो या उनकी चीज़ों बंद ब्लॉक करो। जिस इंसान के साथ आपका यानी कि आपका केस होता है, आप उसके साथ चीज़ें लेके चलते हो, ना कि उनके फैमिली वालों के साथ। तो ये चीज़ें की गई सरफराज चौधरी की जानिब से। मुझे तो यही लगता है पर्सनल तौर पे कि ये पर्सनल इशू था उसका डकी भाई से, जिस बिना पर उसने ये सारे काम किए हैं। नहीं तो ये काम मेरे नहीं ख्याल से होने थे, क्योंकि जिस तरह के कोई भी इंसान भी हो जिससे पहले पकड़ा गया, जो भी बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े आपके यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पकड़े गए हैं, जितने भी आपके पकड़े गए हैं इस टाइम मुजरिम, उनके साथ कभी भी इतना ज़्यादा जुडिशल रिमांड या आपने कम से कम इतना ज़्यादा जिस्मानी रिमांड आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं लिया जितना कि आप इसके साथ लिया। और इसको मुसलसल तौर पर ब्लैकमेल करते रहे, मुसलसल तौर पर इसको डराते धमकाते रहे कि ये अभी हमें कहीं ना कहीं पैसे रिश्वत दे देगा, अभी कहीं ना कहीं वो पैसे दे देगा। जब तो पहले रिश्वत 60 लाख रुपए डकी भाई से ली गई, उसके बाद 30 लाख की डिमांड की गई, 90 लाख का इन पर केस डाला बिग ब्रदर ने, जो कि आरोप जितोई के साथ मिलकर डाला। एक बहादुरी की वहाँ पे, और डकी भाई का टर्निंग पॉइंट वहाँ पे ये शुरू हुआ कि सरफराज चौधरी अरेस्ट हो गया वहाँ पे। अगर वो अरेस्ट ना होता तो शायद आज हम अभी भी देख रहे होते कि डकी भाई जेल में बैठे होते, डकी भाई को रिहाई ना मिली होती। लेकिन वो अल्लाह का करना, वो वसीला बनाना, उसको फरिश्ता बन के वो आया बड़ा भाई, जिसका नाम नहीं लिया डकी भाई ने। स्पेशली कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो वो मदद करके जताते नहीं हैं, जो कहते हैं कि हमारा नाम आगे ना आए। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया के अंदर, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। और बहुत अच्छे इंसान होते हैं ये वाले, जो अब मदद करके किसी की अपने आप का नाम नहीं बनवाते आगे आके, और ये चीज़ हाइडली करते हैं, सब कुछ छुपे हुए करते हैं तरीके से, ताकि दुनिया के सामने उस चीज़ का तमाशा ना बने, दुनिया के सामने उनका नाम ना आए। और उनको वाह नहीं चाहिए होती, इसलिए फातों में कहीं उनको फ़ैन फॉलोइंग नहीं चाहिए होती। वो अपना काम करते हैं, ड्यूटी निभाते हैं और ईमानदारी से निभाते हैं। वो चीज़ उस इंसान ने जितनी मदद की, शायद ही उसका कोई अपना दोस्त नहीं मदद कर सका इतनी कि जितनी उस बिग ब्रदर ने मदद की उनकी, और इस मामले से उनको निकाला, बड़ा ही सेफ हैंडों से उसको निकाला। और अच्छे तरीके से आज डकी भाई अपने घर बैठा हुआ है। अभी भी उसके खिलाफ सब कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, ऐसा ऐसा ख़त्म होंगी, लेकिन गैम्बलिंग के केस पे इतनी नाइंसाफ़ी आज तक, बल्कि किसी के अगर मर्डर का केस भी होना तो इतनी नाइंसाफ़ी उस इंसान के साथ आज तक नहीं की गई। जहाँ पे आपका बनता है, जहाँ पे आप हाथ डाल सकते हो वहाँ आप डालते हो, और जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हाथ डाले
यहाँ से हमें छीले जाएंगे, वहाँ पे आप हाथ डालते ही नहीं हो। बेशक वहाँ पे इससे ज़्यादा बदतर हो रहा हो, इससे ज़्यादा वो लोग बुरा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, हालांकि इसने कुछ नहीं किया था और आपने इसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है। नाइंसाफ़ी की हर लिमिट पार की है आपने उस इंसान के साथ जिसके साथ ये बनती नहीं थी।